नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे डेली जीके जीएस कुछ कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सभी? चलिए, गर्मी का माहौल है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आप सभी जुड़े हैं हमारे साथ। आप सभी का धन्यवाद। और इसी तरह से बिल्कुल अपनी सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए बिल्कुल आप तैयार होते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। और बिना किसी विलंब के और बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से किसे ब्राउन कोयला कहा जाता है? निम्न में से किसे ब्राउन कोयला कहा जाता है? ये पूछा गया था आपसे पेट 2023 की परीक्षा में। ऑप्शन है आपके सामने एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, कोक या फिर सब बिटुमिनस। मतलब इनमें से कौन सा है जिसे मतलब कि क्या कहते हैं, ब्राउन कोयला कहते हैं इनको। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर होगा आपका लिग्नाइट। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लिग्नाइट। बात करें लिग्नाइट की तो ये कोयले का एक युवा रूप है, यानी कि इसका जो रंग, विशिष्ट रंग होता है ये भूरा होता है, यानी ब्राउन होता है। तो अगर इसका विशिष्ट रंग अगर ब्राउन है, अगर भूरा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भूरा कोयला कहते हैं, ब्राउन कोयला कहते हैं ना, ब्राउन कोयला कहा जाता है। यह निम्न श्रेणी का कोयला। बात करें इसमें कार्बन के कुछ मात्रा की तो देखिए, कार्बन की मात्रा में ना ये 60 से 70% के बीच इसमें कार्बन की मात्रा होती है, यानी बहुत कम मात्रा होती है। क्लियर हुआ? और कार्बन की जो सबसे कम मात्रा पाई जाती है तो वो लिग्नाइट में ही पाई जाती है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोयले के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है तो लिग्नाइट ही होता है आपका। क्लियर हुआ? और बात करें लिग्नाइट के उपयोग की तो देखिए, इसको जलाने के लिए और साथ ही साथ बिजली के उत्पादन में लिग्नाइट कोयले का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। क्लियर हुआ? अगले नंबर पे देखें, भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है? भारत में किस वस्तु को, निम्न में से किस वस्तु को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है? ये पूछा गया है एएसआई 2018 में। सीएनजी, शराब, पेट्रोलियम या फिर सोने के आभूषण। निम्न में चारों में से कौन है जो मतलब जीएसटी के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो देखें आपका सीएनजी है, शराब है, पेट्रोलियम और सोने के आभूषण में से प्यारे विद्यार्थियों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन यानी सोने के आभूषण। अब बात करें देखिए, तो जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जाना जाता है। आपको पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आप उसका शॉर्ट फॉर्म हुआ आपका जीएसटी। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर का मतलब है कि जो छोटे छोटे अन्य कर होते हैं वो सब इसी जीएसटी के अंदर समाहित कर दिए गए। क्लियर हुआ? और इस जीएसटी को 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। ठीक है, और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। बात करें लागू करने वाले, जब लागू किया गया, इसकी जब शुरुआत की गई तो उस समय वित्त मंत्री थे आपके कौन? अरुण जेटली महोदय थे, जिनके समय में क्या किया गया? जीएसटी को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, और जो आपके वस्तु एवं सेवा कर जो अधिनियम पारित किया गया, ये पारित हुआ आपका 29 मार्च 2017 को। क्लियर है? अगले नंबर पे चलें तो अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी हिमालय मूल की नदी नहीं है? ये 4 नदियां आपके सामने लिखी हैं, इनमें से कौन है जो हिमालय मूल की नदी नहीं है? एनटीपीसी 2021 में इसको पूछा गया है। निम्न में से कौन हिमालय मूल की नदी नहीं है? महानदी, गंगा, यमुना या फिर झेलम। क्लियर है? तो देखें, बात करें तो सही उत्तर है आपका महानदी। क्या है? महानदी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, महानदी। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला कहें या हम हिमालय कहें, यह एशिया में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो तिब्बती पठार को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करती है। यानी तिब्बती पठार को भारतीय उपमहाद्वीप से क्या करती है? अलग करती है। किसको? हिमालय पर्वत श्रृंखला को। ठीक है, अब हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो प्रमुख नदियां हैं, उन अगर नदियों की बात करें तो देखिए, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, व्यास है, रावी है, सरस्वती है, सतलुज है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। ये जो मैंने अभी नदियों के नाम गिनाए, ये सभी आपके हिमालय श्रेणी की नदियां हैं। अब इनमें से कौन नहीं है? तो महानदी है जो हिमालय मूल की नदी नहीं है। ठीक है, और ये जितनी भी सभी नदियां हैं, ये सभी नदियां कुल मिलाकर के 2250 किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल करती हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलें, आगे बढ़ जाएं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता या वास्तुकार किसे माना गया है? आरपीएफ 2018 में पूछा गया इसको कि भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता या वास्तुकार किसे माना गया है? देखिए, मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन, नरसिम्हा राव या फिर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता या वास्तुकार माना गया है?
मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन, नरसिम्हा राव या एम विश्वेश्वरैया? तो देखिए सही उत्तर होगा आपका एम विश्वेश्वरैया। इन्हीं का पूरा नाम अगर हम बात करें तो देखिए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है। इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचे को इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, इस कार्य के लिए उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार या फिर भारत के आर्थिक नींव को रखने वाला निर्माता कहा जाता है जिसे। ठीक है। तो ये मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यानी एम विश्वेश्वरैया को कहा गया। क्लियर है? गर्मी तो है ही है। ठीक है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी। एम विश्वेश्वरैया भारतीय आर्थिक जगत में एक नींव रखने के लिए, क्लियर है, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचे के विकास में उनके मतलब कि किए गए इस कार्य के लिए उन्हें भारत का वास्तुकार, भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार या निर्माता कहा गया, एम विश्वेश्वरैया को। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए राष्ट्र के प्रति योगदान के लिए और इतना अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 1955 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्यारे अभ्यर्थियों, इनके फैक्ट की बात करें, भारत के पहले इंजीनियर कौन थे? तो भारत के पहले इंजीनियर भी आपके एम विश्वेश्वरैया को ही माना गया है। क्लियर है? इन्हें 1955 में क्या किया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिए पूछा गया आपसे CHSL 2021 में कि पंडित बिरजू महाराज को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 1986, 1990, 1992 या फिर 1984? किस वर्ष पंडित बिरजू महाराज को सम्मानित किया गया पद्म विभूषण पुरस्कार से? आप सभी लोग इसका एक बार आंसर करिएगा। ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो सही उत्तर होगा आपका 1986। क्या सही उत्तर होगा आपका? 1986, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करें पंडित बिरजू महाराज की तो देखिए पंडित बिरजू महाराज आपके एक भारतीय नर्तक, एक संगीतकार और एक गायक थे जिन्हें 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। अब बात करें तो देखिए कथक नर्तकियों, कथक जो नर्तकियां थी, तो कथक नर्तकियों के महाराज परिवार के वंशज थे आपके पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब बात करें पद्म विभूषण पुरस्कार की तो देखिए भारत गणराज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहलाता है आपका पद्म विभूषण। ठीक है, मतलब कि भारत सरकार का दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार। जैसे पहले नंबर पे आपका भारत रत्न है तो दूसरे नंबर पे आपका पद्म विभूषण है। क्लियर हुआ? तो कब मिला इन्हें पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण पुरस्कार? 1986 में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है कि प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? मतलब पहली राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952, 1950, 1947 या फिर 1949? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा का प्रथम राज्यसभा का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? आपका 1952 में किया गया था। 1952 में, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। 1952 में देखिए भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार, भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ, जिसमें 216 सदस्य शामिल थे। उस समय भारतीय राज्यसभा में 216 सदस्य शामिल थे आपके। क्लियर है? अब बात करें तो देखिए राज्यसभा की, तो राज्यसभा आपके संसद का उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, और साथ ही इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। बात करें इनके सदस्यों की तो इनके सदस्यों की जो एक आयु सीमा है, तो न्यूनतम आयु का निर्धारण 30 वर्ष किया गया है कि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए 30 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यानी न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई? 30 वर्ष रखी गई। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए MTS 2019 में पूछा गया था इसको कि भारतीय मुद्रा नोट के भाषा सूची पर कितनी भाषाएं होती हैं? प्यारे अभ्यर्थियों ध्यान से देखिएगा, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा सूची पर, यानी जो लैंग्वेज पटल होता है, लैंग्वेज पैनल जो है, उस पर कितनी भाषाएं होती है? MTS 2019 में पूछा गया 17, 12, 15, 10। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका प्यारे अभ्यर्थियों 15 भाषाएं। आप अपने जब भी किसी भी भारतीय करेंसी यानी किसी भी नोट को जब आप पलटोगे तो एक भाषाओं की पूरी एक सूची बनी होगी, उसमें कई सारे भाषा में उस नोट का नाम लिखा होगा। 10 रुपये जैसे 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50, 100 का, 50 का, उसमें भाषा लिखी होंगी। तो जो भाषा सूची होती है उस भाषा सूची में 15 भाषाएं होंगी। ठीक है, बात करें इन 15 भाषाओं की तो देखिए एक हो गई आपकी असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, और आपकी मलयालम, मराठी, नेपाली, और उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, और आपकी हो गई पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु।
तमिल, तेलुगु और उर्दू, कुल मिला के 15 भाषाएं होती हैं एक भारतीय नोट के भाषा सूची पर। प्यारे अभ्यर्थियों, कभी भी अगर कोई आपसे पूछे कि एक नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं, तो नोट में भाषाएं हो जाती हैं आपकी 17, क्योंकि 15 तो ये हो गई जो मैंने अभी आपको बताई भाषा सूची पर, और 2 भाषाएं और हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश, क्यों इंग्लिश से भी तो लिखा होता है नोट के ऊपर, है ना। तो 2 भाषाएं और जुड़ गई, तो 15 2 17। तो यहां पे देखिए भारतीय मुद्रा नोट के भाषा सूची पर कितनी भाषाएं होती हैं, तो 15 होती हैं। अब सवाल कभी भी पूछे कि भारतीय मुद्रा नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं, तो भारतीय नोट पर भाषाएं होंगी आपकी 17, 15 में 2 और जोड़ देंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को, तो आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, ये जानकारी आपको बढ़िया लगी, सही लगी? चलिए, कौन से जनपद की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? वीडियो 2018 में पूछा गया। इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़। सभी लोग आप कमेंट करिएगा एक बार। चलिए देखिए, सही उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन, अलीगढ़। ठीक है, मतलब अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मतलब जनपद है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमाएं आपके मध्य प्रदेश की सीमा से साझा नहीं करती हैं। क्लियर हुआ? बात करें अलीगढ़ की, तो देखिए भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जनपद है। साथ ही साथ लखनऊ यानी राजधानी लखनऊ से यह 342 किलोमीटर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भाग में स्थित है। तो अलीगढ़ आपका वो क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगले नंबर पे चलें तो हर्षित कुमार, जिन्होंने अभी हाल ही में 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर है आपका, देखिए भाला फेंक, हथौड़ा फेंक, टेनिस, शतरंज। आप लोग इसका कमेंट करिएगा, ठीक है, कि हर्षित कुमार जिन्होंने अभी इस चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता, वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो बात करेंगे तो देखिए भारतीय एथलीटों ने, जो भारतीय एथलीट थे, भारतीय एथलीटों ने 21वीं अंडर 20 एशियाई चैंपियनशिप 2024 में अपना दबदबा बनाया, और इस दबदबे के साथ उन्होंने क्या किया कि 18 पदक भारत के नाम किए। क्लियर है? इसमें से एक हर्षित कुमार भी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और हर्षित कुमार ने जिस खेल में स्वर्ण पदक जीता वो है आपका बी ऑप्शन, हथौड़ा फेंक यानी हैमर थ्रो। ठीक है, हैमर थ्रो में हर्षित कुमार ने आपकी 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर हुआ? अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो अमिताभ चौधरी को किस बैंक ने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर यस बैंक? ठीक है, और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों एक्सिस बैंक। मैं इसका आंसर बता रहा हूं, तब तक आप इसको एक बार नोट करिएगा, सॉरी स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। तो देखिए अभी हाल ही में आपके अमिताभ चौधरी को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक ने उन्हें 1 जनवरी 2025 से लेकर के 3 साल के लिए और नियुक्त किया है, यानी 1 जनवरी 2025 को ये 3 साल के लिए और इनकी नियुक्ति बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? इससे पहले आपके जो श्री अमिताभ चौधरी जी हैं, ये आपके HDFC लाइफ के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त थे। क्लियर हुआ? तो प्यारे अभ्यर्थियों, कुछ को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल बिल्कुल इसी समय, इसी तरह, इसी गर्मी में। क्लियर हुआ? और बस तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।